मुख्यतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र, जहां से मैं खुद एक उम्मीदवार हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहां जो चुनाव आयोग की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि हर कोई उम्मीदवार अपनी प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन करे, उस रिक्वायरमेंट की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उस क्षेत्र में, उसके बारे में आपके सामने कुछ तथ्य, कुछ एविडेंस रखना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं, हर कैंडिडेट को अपनी प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन करनी पड़े, ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद, तमाम लोकतांत्रिक संगठनों के संघर्ष, कानूनी मामले, उस सब के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई थी। आपको ये भी याद होगा कि इस देश की तमाम राजनीतिक दल इसके खिलाफ थे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के कारण ही ये चीज़ संभव हो पाई थी। तब से लेके अब तक चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि इस व्यवस्था को थोड़ा और बेहतर किया जाए। पहले चुनाव आयोग ने रिक्वायरमेंट बनाई थी कि लोग अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दें। फिर ये हुआ कि ब्यौरा खाली देना पर्याप्त नहीं है, उसकी कीमत दी जाए और कीमत उसकी जो आज की मार्केट वैल्यू है वो दी जाए। अब चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट व्यवस्था की है कि जितनी भी मूवेबल इमूवेबल एसेट्स होंगी उस सब का पूरा ब्यौरा देना होगा, उसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है वो देनी होगी। उसके लिए बिल्कुल कॉलम्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, पूरा का पूरा फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है। लेकिन आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और नेता कैसे उस चीज़ की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसकी एक मिसाल आपको गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में दिखती है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में से अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे अंडर वैल्यू किया है, कैसे छुपाया है, वो बिल्कुल सामने सामने आता है, जिसकी वजह से जो सारे इस अमेंडमेंट की भावना थी, जो ये प्रोविज़न लाया गया था कि एफिडेविट किए जाएं, उसका कोई मतलब ही नहीं बचता है। बीजेपी के कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी कुल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है 14.1 करोड़ रुपया। अब इसमें देखिए क्या क्या खेल है। एक 41 एकड़ की ज़मीन है जो उनकी मिल्कियत में है, जो उन्होंने यूनिटेक को दी है और यूनिटेक के साथ उसको डेवलप किया जा रहा है। तो अब ये एग्रीकल्चर लैंड बची नहीं है, इस पे मकान बन रहे हैं, यूनिटेक के साथ मिलके मकान बनाए जा रहे हैं। और वो उसे कैसे दिखाते हैं? उसे एग्रीकल्चरल लैंड के तहत दिखाते हैं और उसका दाम दिखाते हैं 8.27 करोड़। जबकि अगर इसे रेजिडेंशियल की तरह देखा जाए, जो कि ये है और जो खुद कह रहे हैं कि यूनिटेक में है, तो इसकी सर्कल रेट के हिसाब से जो 41 एकड़ उन्होंने कहा है, उसी का सर्कल रेट लिया जाए, जो सर्कल रेट है 10,000 पर स्क्वायर यार्ड, 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का सर्कल रेट है वहाँ। तो इस प्रॉपर्टी की कीमत है 198 करोड़ रुपया। 198 करोड़ रुपया को एक पेन के स्ट्रोक से 8 करोड़ रुपया बना दिया गया है। दूसरी एक प्रॉपर्टी है जो गांव झाड़सा में है, तहसील गुड़गांव में। इस प्रॉपर्टी को वो दिखाते हैं 1.39 करोड़ रुपए की। मज़े की बात यह है कि वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी 4 मार्च 1994 को एक्वायर की गई थी। जब राव इंद्रजीत के पिछले 2 एफिडेविट हमने चेक किए, सन 2004 और सन 2009 में, तो इस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी 1994 में एक्वायर की गई। पिछले 2 चुनावों में इस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है, इस बार उसका जिक्र किया गया है। और फिर
अगर इसको सर्कल रेट के हिसाब से देखा जाए जो कि 50,000 पर स्क्वायर यार्ड है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को भी, ये भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो खुद वहाँ पे बयान देते हैं कि कृषि डेवलपर्स के साथ इसको डेवलप किया जा रहा है। जाहिर है एग्रीकल्चर लैंड नहीं है ये, इसको फिर मकान बनाने में इसको बिल्डर्स उसमें डेवलप किया जा रहा है। तो सर्कल रेट के हिसाब से इसका दाम है, इसकी मार्केट वैल्यू है 59.93 करोड़ रुपीस, जिसको 1.39 करोड़ दिखाया गया है। एक तीसरी प्रॉपर्टी है जो नैनीताल में है, जिसका वो 89 लाख बताते हैं, जिसका हम सर्कल रेट अभी एग्जामिन नहीं कर पाए हैं। चौथी प्रॉपर्टी DLF फेज़ 3 में है, जो अगर सर्कल रेट के हिसाब से जाएं तो 3 करोड़ की है, हालांकि उन्होंने 90 लाख क्लेम किया है। बसंत लोक में एक प्रॉपर्टी है जो 95 लाख की दावा कर रहे हैं। फिर उस इलाके के सर्कल रेट के हिसाब से, ये सब सरकारी रेट हैं, इसमें मैं अनुमान नहीं बता रहा हूं कि वहां मार्केट में क्या चल रहा है। हम सब जानते हैं कि एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू सर्कल रेट से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं सरकारी एस्टीमेट आपको बता रहा हूँ। सरकारी एस्टीमेट के हिसाब से वो 19 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसको 95 लाख की बताया जा रहा है। गांव सतबड़ी के अंदर एक फार्म हाउस है, जिसे 1 करोड़ का बताया गया है। फिर सर्कल रेट के हिसाब से वो 20.57 करोड़ रुपए की है। यानी कि कुल मिला के जो उन्होंने 14 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, राविंदर जीत जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो अगर सर्कल रेट के हिसाब से देखा जाए, करंट मार्केट वैल्यू उससे ऊपर होती है आमतौर पे, सर्कल रेट के हिसाब से कम 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। यहाँ 2-3 सवाल उठते हैं जी। 14.1 करोड़ का बताया है, नहीं टोटल एसेट्स, टोटल इमूवेबल एसेट्स जो है, मूवेबल इमूवेबल में अंतर करते हैं। इमूवेबल एसेट्स उन्होंने 14.1 करोड़ के बताए हैं, जबकि बिल्कुल एक एलिमेंट्री कैलकुलेशन के हिसाब से कम 300 करोड़ रुपए के हैं, गोइंग बाय मार्केट, गोइंग बाय सर्कल रेट हर जगह। जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने और भी ज़्यादा समझदारी से काम किया है। उन्होंने अपने टोटल एसेट्स दिखाए हैं 6.5 करोड़ के। अब आप किसी को भी गुड़गांव में कहेंगे धर्मपाल जी 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, तो वो आप पे हंसेंगे कि सुनते हैं कि उनके ड्राइवर वगैरह भी मतलब उनके मैसेंजर भी होते हैं, BMW में घुमा करते हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी 2-3 छोटी प्रॉपर्टी दिखाने के बाद एक छोटा सा कॉलम डाल दिया है, ये कहते हुए डेपोनेंट इज ऑल्सो कर्ता ऑफ HUF एसेट्स एंड वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स वाइड पैन नंबर दिस हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ 968 lakhs एज ऑन दिस। तो क्या कर रहे हैं, अपनी धर्मपाल जी वहाँ के बहुत बड़े डेवलपर के रूप में जाने जाते रहे हैं, और वो अपनी 1-2 फ्लैट बताने के बाद, अपना 1-2 फ्लैट छोटी छोटी प्रॉपर्टी बताने के बाद, उनकी जो असली प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी को इस एफिडेविट से बाहर निकाल देते हैं। इस सारी प्रॉपर्टी को वो कहते हैं कि ये एक HUF में है जिसका मैं करता हूँ, और जिसका वो जो प्रॉपर्टी का सम टोटल होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी हर प्रॉपर्टी लिस्ट करें, प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट डिटेल्स दें, कहाँ है, खसरा नंबर कितना, कहाँ क्या है, और उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, उसकी परचेज प्राइस क्या थी, उसकी सेल और आज मार्केट प्राइस क्या है। वो इन सारी चीज़ों को बाईपास कर देते हैं और कहते हैं कि ये एक HUF है जिसका हम इनकम टैक्स देते हैं, और मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे देता हूँ। नंबर 1 कि वो सारे जो प्रॉपर्टी के सम टोटल से उसको बाहर कर दिया गया। नंबर 2
चुनाव आयोग ने उनका ये जो अपेंडिक्स है उसको सार्वजनिक नहीं किया। बहुत मांग करने के बाद हमें अपेंडिक्स भी मिल पाई उनकी तरफ से। नंबर 3, वहाँ पे भी देते वक्त, क्योंकि अब ये बुक वैल्यू है, तो वहाँ पे उन्होंने वो कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं जो कि चुनाव आयोग की तरफ से मैंडेटरी हैं। यानी कि ज़मीन कहाँ है, ज़मीन का एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, उसका मार्केट वैल्यू खरीदते वक्त वैल्यू कितना था, और आज ये सारी की सारी डिटेल्स ओमिट कर दी गई है इस सारी चीज़ से। क्या दिखाते हैं वो सिर्फ उसकी बुक वैल्यू दिखाते हैं, बुक वैल्यू दिखाते हैं, और उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दी जाती। बिल्कुल साहब, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, ये ज़मीन है, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े डेवलपर हैं। धर्मपाल जी जो यहाँ दिखा रहे हैं, मतलब उसका मैं अपना एस्टीमेट नहीं बता रहा हूँ, ये तो राव इंद्रजीत ने कम से कम बताया है कि उनकी प्रॉपर्टी कौन सी है। वो सिस्टमेटिकली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इन्होंने बताया ही नहीं। सीधा एक स्ट्रोक के अंदर इन्होंने कहा है कि मैं HUF का करता हूँ, HUF के पास कुल कैपिटल बैलेंस ये है, बैलेंस अकाउंट ये है, इनकम टैक्स के उस HUF के इनकम टैक्स की कॉपी अटैच कर दी है। वो सारी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये एक लीगल टर्म होता है जो कि इनकम टैक्स पर्पस के लिए आप इंडिविजुअल की तरह कर सकते हो, नहीं तो एक फैमिली की तरह कर सकते हो, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है। सो बेसिकली यहाँ इन दोनों चीज़ों से 2-3 सवाल। इंसिडेंटली ये जो राव धर्मपाल जी का है, वो स्वयं बहुत बड़े डेवलपर हैं, और उनका सब कुछ रूट्स डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से होता है। और रूट्स डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो स्टेक्स हैं, कहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितनी ज़मीन उनके पास है, उसका कोई ब्यौरा उन्होंने इसके अंदर नहीं दिया है। तो ये जो दोनों उदाहरण हैं, अभी मैं बाकी उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ, केवल 2 टॉप उदाहरण ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो इतनी मुश्किल से हमारे लोकतंत्र में एक न्यूनतम सुधार आया था, जो सुधार आया था, इसलिए इसकी स्पिरिट क्या थी? स्पिरिट ये थी कि लोगों को पता लगना चाहिए कि जो हमारा उम्मीदवार बनना चाहता है उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, पिछले 5 साल में क्या इजाफा हुआ है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, कहीं कोई नाजायज़ संपत्ति तो नहीं है। ये बेसिकली स्पिरिट था इस चीज़ का। और जैसा हम देख रहे हैं, इस सारी की सारी स्पिरिट को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला नेगेट किया जा रहा है। या तो सूचना दी ही नहीं जा रही, दी जा रही है तो इलेक्शन कमीशन जो स्पिरिट है कि आपको रियल मार्केट वैल्यू पता लगे, उसको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला नेगेट किया जा रहा है। उसके साथ ये बड़ा सवाल भी होता है कि ये राजनेता और बिल्डर का संबंध क्या है। गुड़गांव की राजनीति में बिल्डर की एक बहुत बड़ी भूमिका है। गुड़गांव के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ द बिल्डर, फॉर द बिल्डर, बाय द बिल्डर। गुड़गांव की पूरी राजनीति बिल्डर माफिया कंट्रोल करता है, और गुड़गांव की जनता को ये जानने का हक है कि किस राजनेता का किस बिल्डर से क्या रिश्ता है, एटलीस्ट कागज पे क्या कानूनी रिश्ता क्या है, और कौन बिल्डर किस राजनेता के साथ कोलैबोरेशन में। ये सूचना इन दोनों एफिडेविट से जो बात सामने आती है वो ये कि बिल्डर और राजनेताओं का एक बहुत गहरा नेक्सस है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। या तो राजनेता बिल्डरों के साथ कोलैबोरेशन में है, या बिल्डर स्वयं राजनेता बन गए हैं। ये स्थिति गुड़गांव में दिखाई देती है।